आज हम आपको नवांश से कैसे फलित करें उसके बारे में बताने जा रहे हैं। नवांश कुंडली में आपको सबसे पहले ये देखना है कि लग्न में स्थित ग्रह की स्थिति नवांश राशियों में आके यानी कि नवांश कुंडली में आके कैसी हो गई। क्या उनकी स्थिति नीच से उच्च में गई है या उच्च से नीच में गई है या नीच से मित्र राशि में, शत्रु राशि में कैसी स्थिति गई है, उसके अनुसार उसका बलाबल निर्धारण किया जाएगा। इसी प्रकार से क्या ग्रह वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम का मतलब है जो जन्म कुंडली में जिस राशि में स्थित होता है और नवांश कुंडली में भी उसी राशि में जाके स्थित हो तो वो ग्रह वर्गोत्तम होता है। क्या वो उच्च का वर्गोत्तम है या नीच का वर्गोत्तम है या शत्रु से त्रिवर्गोत्तम है या मित्र से त्रिवर्गोत्तम है या स्वराशि का वर्गोत्तम है और वर्गोत्तम होकर भी केंद्र त्रिकोण में स्थित है या 6, 8, 12 भाव में स्थित है, उसके अनुसार भी उसका फल होगा। यदि केंद्र त्रिकोण में है, वर्गोत्तम है, उच्च का है तो बहुत अच्छा फल देगा, नीच का है थोड़ा सा कम फल देगा लेकिन देगा सुफल, कुछ मानसिक चिंताएं भी देगा। इसी प्रकार से यदि नीच का वर्गोत्तम होके और 6, 8, 12 भाव में बैठ गया तो इतना ज्यादा सुफलदायी नहीं रहेगा। इसी प्रकार से उसके बाद में पुष्कर नवांश में भी है क्या ग्रह। ये पुष्कर नवांश और इसके बारे में हम आपको पहले वाली कड़ियों में बता चुके हैं, तो उसका वीडियो अवश्य देखें जिसके बारे में। यदि पुष्कर नवांश में होते हैं ज्यादातर ग्रह, पुष्कर नवांश जो बृहस्पति और शुक्र के नवांश में होते हैं इसलिए अच्छा माना गया है। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही शुभ ग्रह होने के कारण अच्छा फल देते हैं। अब किस प्रकार से नवांश कुंडली का अध्ययन करें, तो सर्वप्रथम हमें नवांश कुंडली का ये देखना है कि सप्तम भाव के बारे में ज्यादा देखते हैं नवांश कुंडली को, इसलिए सप्तम भाव को देखना है कि यहाँ पे सप्तम भाव लग्न कुंडली का बिगड़ा हुआ है या अच्छा है, इसका सप्तमेश की क्या स्थिति है। यहाँ देखिए सप्तम भाव में केतु स्थित है और इसका स्वामी बुध अपने मित्र यानी कि शनि के साथ स्थित है और शनि यहाँ पे उच्च के स्थित है, तो इसकी स्थिति थोड़ा सा लाभ भाव में होने के कारण इसको अच्छा मानेंगे। ज्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन मित्र राशि में और मित्र ग्रह के साथ भी बैठा हुआ है तो इसलिए थोड़ा अच्छा है इसका है। और फिर पुरुषों में शुक्र को देखते हैं क्योंकि कारक शुक्र होता है। अब इन तीनों मतलब दो ग्रहों की स्थिति को हम उसमें यानी कि नवांश कुंडली में जाके चेक करेंगे कि उनमें इसकी स्थिति अच्छी हुई या खराब हो गई, तो उसके बारे में हम जाके देखेंगे। यहाँ का सप्तमेश बुध नवांश कुंडली में भी सप्तम भाव में जाके बैठ गया लेकिन शत्रु राशि में तो है, इस वजह से थोड़ा मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी कुछ शुभ भी मिलेंगे और कुछ अशुभ भी मिलेंगे। इसके बाद में शुक्र को देखें जो कि कारक होता है, वो शुक्र आपका बैठा हुआ है चंद्रमा की राशि में यानी कि तीसरे भाव में, तो यहाँ भी स्थिति ठीक ठाक की है, ज्यादा बढ़िया नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे आपका लग्नेश भी होके शुक्र बैठा है, नवांश कुंडली का शुक्र लग्नेश भी है, तो इस कारण से इस जातक के भाई बहनों से भी मतलब संबंध ठीक रहेंगे। और नवांश कुंडली में जो सप्तम भाव की स्थिति और को भी देखें तो इसका स्वामी मंगल जो है ना बुध की राशि में बैठ गया, तो यहाँ पे बुध और मंगल का जो राशि परिवर्तन हो गया, पर ये राशि परिवर्तन भी षडाष्टक होने से इतना ज्यादा अच्छा फलदायी नहीं है। तो जातक की जो पत्नी की स्थिति होगी या उनके संबंध होंगे वो ठीक ठीक ही रहेंगे, ज्यादा बढ़िया भी नहीं हो पाएंगे और ज्यादा खराब भी नहीं पाएंगे। फिर अब इस नवांश कुंडली को भी जिस प्रकार से हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं उसी प्रकार से नवांश कुंडली का भी विश्लेषण हमको करना चाहिए हर के लिए कि भाई आपकी पत्नी की कैसी स्थिति होगी। उसके यदि कुंडली में नवांश कुंडली में राजयोग धन योग बन रहे हैं तो यानी कि वो आपके लिए अच्छी
शुभ फल प्रदाता होगी, यानी कि उनके जो राजयोग या तो वो स्वयं ऐसी जगह काम करेगी या नहीं कर पाई तो वो आपके लिए फलदायी होंगे। अब यहाँ देखें कि शुक्र तीसरे भाव में गए लग्नेश, यहाँ केंद्र त्रिकोण के स्वामियों की स्थिति जांचे तो जैसे चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य उच्च का होके द्वादश भाव में बैठ गया, यानी कि जमीन, मकान, वाहन, इन पे खर्चा विशेष होगा, या माता जी की मतलब दृष्टि से भी देखें तो वो ठीक स्थिति नहीं है, बाकी वैसे अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे गुरु बैठ के सूर्य को देख भी रहे तो इस वजह से अच्छे फल देंगे, और सूर्य की राशि में गुरु स्थित है। पर गुरु के साथ में राहु बैठने से मानसिक सुख में थोड़ा सा कमी लाएंगे, और इनकी पत्नी का माताजी से संबंध थोड़े से अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ गुरु राहु बैठ के चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं तो वो नहीं है। पर यहाँ देखिए गुरु अष्टमेश है और एकादशेश होके चतुर्थ में बैठे हैं। अष्टमेश होने के बावजूद भी अष्टम भाव पे गुरु की दृष्टि है, तो यानी कि इनको ससुराल से अच्छे धन की भी प्राप्ति होगी, और यहाँ पे सूर्य को भी देख रहे हैं, चतुर्थेश को भी, तो इस वजह से ये स्थिति ठीक है। शनि जो यानी इनका त्रिकोण का स्वामी है और बुध त्रिकोण का स्वामी है, उनकी स्थिति देखें, ये त्रिकोण का स्वामी होके या केंद्र में बैठ गया तो यानी कि ये अच्छा है। पंचम यानी कि संतान होने के बाद में इनका अच्छा भाग्योदय हो सकता है। और यहाँ के शनि देखेंगे, शनि भी लाभ भाव में जाके बैठ गए तो यानी कि ये स्थिति ये है कि अच्छी है। इसी प्रकार से शनि यहाँ योग कारक है और वो बैठे हुए हैं लाभ भाव में, तो इस जातक को यानी कि अच्छा फल मिलेगा, पत्नी का सहयोग अच्छा मिलेगा, और वो है सप्तमेश। और इसकी हमने द्वितीय धन भाव की चर्चा कर ली। यहाँ शुक्र भी जो है ये थोड़ा सा यहाँ भी ये अपने भाई बहनों से थोड़ा सा संबंध अच्छे नहीं हो पाएंगे, क्यों शुक्र यहाँ पे षष्ठेश भी है। इसी प्रकार से हमने कुंडली को देखा तो ये कुंडली आपकी बढ़िया, मतलब कह नहीं सकते बिल्कुल ही ज्यादा बढ़िया है, लेकिन इसमें अच्छे योग बनने के कारण ग्रहों की स्थिति केंद्र त्रिकोण में अच्छी और लाभ भाव में और कई उच्च एक आध ग्रह उच्च के होने से इनको अच्छे फल की प्राप्ति की संभावना व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से नवांश कुंडली से जातक की पत्नी के धन का, उसके स्वास्थ्य का, उसके आयु का, इन सब चीज का भी हम विश्लेषण करते हैं और इनमें स्वास्थ्य का छठा और 12वें भाव को देखेंगे। आयु के लिए हमें अष्टम भाव को देखना है। इस प्रकार से धन के लिए द्वितीय और एकादश भाव का विश्लेषण जिस प्रकार से जन्म कुंडली को किया जाता है उसी प्रकार से करना चाहिए। या सूर्य जन्म कुंडली में नीच के थे और नवांश में उच्च के हो गए तो यानी कि इनकी स्थिति अच्छी हो गई, अच्छी फलदायी हो गई। तो इस प्रकार से आपको नवांश कुंडली का विश्लेषण उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से। अब इसमें यदि कोई ग्रह चर राशि में है वो दृढ़ प्रकार के कर्म का विश्लेषण करते हैं, उनके कार्य के पूजा पाठ से और उनके ग्रहों के मंत्र जाप करने से उनमें कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। जो स्थिर राशि में होते हैं वो दृढ़ प्रकार के ग्रह माने गए हैं, यानी कि उनके कर्म फल आपको भोगने ही है। तो जितने ज्यादा इनमें यदि ये 4 ग्रह जो स्थिर राशि में हैं ये दृढ़ प्रकार के कर्म का विश्लेषण करते हैं, यानी इनके फल उस जातक को भोगने ही हैं। और जिसमें दृढ़ और अदृढ़ जो मिक्स है उनको भी हम परिवर्तन कर सकते हैं, इनको कम प्रयास से, और चर राशि वाले ग्रहों को और दृढ़ और अदृढ़ को उनको थोड़ा सा अधिक प्रयास से हम उनके जो पाप प्रभाव है उनको हम कम कर सकते हैं। इस तरह से विश्लेषण करना चाहिए। और आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।